हम आपको इजराइल हमास युद्ध के ग्राउंड जीरो पर ले जाने वाले हैं, जहां गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल की सेना का जो जमीनी अभियान है उस पर औपचारिक तौर पर तो फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है, लेकिन इजराइल की सेना के मरकावा मार्क 4 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और इंजीनियर कॉलम लगातार गाजा पट्टी में घुस घुस कर आतंकवादियों के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। लेकिन इजराइल का ग्राउंड अटैक अभी औपचारिक तौर पर शुरू नहीं हुआ है। खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल को ग्राउंड जीरो अटैक करने से पहले तैयारी करने के लिए रोका हुआ है। तैयारी केवल इजराइल की नहीं बल्कि अमेरिका की भी, क्योंकि मध्य पूर्व में अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए कम से कम 12 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने हैं। इसमें वो पेट्रियट मिसाइल्स भी हैं और थर्ड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम्स भी शामिल हैं। अमेरिका की दलील यह है कि एक हफ्ते में उसके जो सैन्य ठिकाने हैं, जिन पर अब तक 13 से ज्यादा हमले हो चुके हैं, 7 अक्टूबर के बाद से कई हमले सीरिया में और इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हो चुके हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा बयान सामने आया है। जो बाइडेन ने कहा है कि दरअसल हमास के हमले के पीछे भारत से लेकर यूरोप तक बनने वाला जो भारत मध्य एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका कनेक्शन भी है। मतलब ये कि इजराइल का हमास आतंकवादियों से युद्ध सिर्फ एक कोण उसका नहीं है, इसके कई कोण एक साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में अगर गाजा पट्टी पर जमीनी हमला शुरू होता है तो यह युद्ध एक महायुद्ध, एक विश्व युद्ध तक पहुंच सकता है। इसका खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इजराइल हमास युद्ध के 20वें दिन की दो बड़ी खबर यही है कि एक तो इजराइल की सेना गाजा पट्टी में तुरंत नहीं घुसने वाली, दूसरी ये कि राष्ट्रपति बाइडेन को बिना सबूतों के भी पक्का भरोसा है कि इस जंग के पीछे कहीं न कहीं इंडिया कनेक्शन भी है। क्योंकि G20 की बैठक में भारत से यूरोप तक जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्लान तैयार हुआ है, उससे चिढ़कर यह हमला कराया गया है। लेकिन पहले देखिए कि गाजा पट्टी के गेट पर 2 हफ्ते से खड़ी इजरायली सेना का गाजा के अंदर घुसने का इरादा क्यों ठंडा पड़ा है। गाजा की जमीन पर इजरायली हमले तो खूब हो रहे हैं, मगर ये हमले हवाई ही हैं। आसमान से हमास के विनाश की कहानी लिख रही इजरायली फौज गाजा पट्टी की जमीन पर पांव नहीं रख रही है। हालांकि इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां गाजा इजराइल सीमा पर लगी दीवारों से अंदर की ओर जाती हुई भी नजर आती हैं और अंदर जाकर जबरदस्त गोलाबारी करते हुए भी दिखती हैं। लेकिन गाजा पट्टी पर यह जमीनी हमला नहीं बल्कि इजरायली सेना की रेड हो रही है। जिस हमले के बाद इजरायली सेना वापस आ जा रही है। इजराइल की सेना और सरकार रोज बयान देती है कि किसी भी वक्त गाजा पट्टी में जमीनी हमला शुरू हो सकता है, लेकिन 2 हफ्तों से ये अभियान होल्ड पर है। खबर है कि अमेरिका ने गाजा में जमीनी आक्रमण करने से पहले मध्य पूर्व में अपनी सेना और सैन्य ठिकानों को महफूज करने के लिए इजराइल से कुछ वक्त मांगा है, इसलिए जमीनी हमले में देर हो रही है। खबर है कि अमेरिका इजराइल के जमीनी हमले की शुरुआत से पहले इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में, उधर कुवैत में, सऊदी अरब में और संयुक्त अरब अमीरात में, जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करना चाहता है। और ये तैनाती अमेरिका क्यों कर रहा है, ये भी सुन लीजिए। अमेरिका भले ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती इन रॉकेट हमलों से बचने के लिए करने की बात कर रहा हो, लेकिन दरअसल उसकी नजर कहीं और से पैदा होने वाले खतरे पर है। यही वजह है कि पूर्वी भूमध्य सागर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने के बाद अब अमेरिका ने न्यू जर्सी एयर नेशनल गार्ड्स के 119 एक्सपीडिशनरी फाइटर स्क्वाड्रन को भी मध्य पूर्व में तैनात कर दिया है, जिसके स्क्वाड्रन में F-16 फाइटर जेट्स का बेड़ा है।
अमेरिका को ये तैयारियां इसलिए भी करनी पड़ रही हैं क्योंकि ईरान ही नहीं कई मुस्लिम देश इस युद्ध को तुरंत रोकने की अपील कर रहे हैं। तुर्की और ईरान तो धमकियां भी दे चुके हैं। अब पुतिन ने भी कहा है कि आज हमारा काम रक्तपात और हिंसा रोकना है, वरना संकट का बढ़ना गंभीर और बेहद खतरनाक विनाशकारी परिणामों से भरा है और न केवल मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए, यह मध्य पूर्व की सीमाओं से कहीं आगे तक फैल सकता है। गाजा पट्टी पर जमीनी हमले में और भी कई तरह के जोखिम हैं। मसलन हमास के आतंकवादियों ने 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना रखा है। जमीनी हमले में सबसे पहले उनकी जान को खतरा होगा। इसके अलावा गाजा पट्टी में हमास की सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों का मकड़ जाल भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि गाजा में जमीनी आक्रमण का तजुर्बा इजराइल के लिए अच्छा नहीं रहा है। इससे पहले 2014 में इजराइल की एलीट फोर्स गोलानी ब्रिगेड को गाजा पट्टी में बड़ा नुकसान हो गया था। ऐसे में भले 3-4 लाख रिजर्विस्ट ही हों, लेकिन रिजर्विस्ट के भरोसे इजराइल आपाधापी में गाजा पट्टी के अंदर नहीं घुसना चाहता। नेतन्याहू लगातार सबके साथ मिलकर वो काम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन शायद गाजा पट्टी में घुसने के फैसले पर एक राय नहीं बन पा रही है। वैसे राष्ट्रपति बाइडेन भी कह चुके हैं कि अगर इजराइल गाजा पर कब्जा करता है तो ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसे में नेतन्याहू सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर कोई बड़ा फैसला नहीं कर देना चाहते। आज तक ब्यूरो। इजराइल की सेना बार बार यह कह रही है कि हम गाजा पट्टी पर हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, बस कुछ समय बाकी है, जैसे ही पॉलिटिकल ऑर्डर मिल जाएगा हम ऐसा कर देंगे। लेकिन वो क्या वजह है? अमेरिका आखिर क्यों इजराइल हमास युद्ध का एक अंतरराष्ट्रीय कारण तलाशने में इस समय जुटा है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो बयान है उसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? कौन से ऐसे कारण है जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह यकीन दिला रहे हैं कि हमास की ओर से जो हमला हुआ है उस हमले की वजह फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण गेम चेंजर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हम आपको एक कॉरिडोर भी समझाएंगे ये क्यों एक तरह से गेम चेंजर है, उस पर चलिए एक नजर डालते हैं आखिर ये कॉरिडोर है क्या। मैं आपको एक बार फिर लिए चलता हूं। 9 सितंबर और 10 सितंबर भारत में G20 का समिट हो रहा था राजधानी दिल्ली में। G20 की बैठक में यह तय हुआ कि भारत से लेकर यूरोप तक एक बाकायदा कॉरिडोर, एक आर्थिक गलियारा बनाया जाएगा। यानी भारत से यह चलेगा गुजरात से होते हुए, गुजरात से यूएई तक पहुंचेगा समुद्र के रास्ते, फिर यूएई से ट्रेन के रास्ते सऊदी अरब होते हुए, जॉर्डन होते हुए यह पहुंचेगा इजराइल। यानी इसमें सऊदी अरेबिया और इजराइल के संबंध भी सुधर रहे हैं। बाकायदा एक डेडिकेटेड इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। हाइफा से यानी इजराइल से यह समुद्र के रास्ते फिर जाएगा ग्रीस, इटली, फ्रांस, जर्मनी। 14 दिन का समय इसमें बचेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। समय बचेगा, पैसा बचेगा, यही नहीं ईंधन की आवाजाही, क्लीन एनर्जी की आवाजाही, इससे बहुत इस पूरे क्षेत्र के लिए, भारत के लिए गेम चेंजर, मिडिल ईस्ट के लिए गेम चेंजर, इजराइल के साथ संबंध सुधारने में गेम चेंजर, यूरोप के लिए बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन कई ऐसे देश हैं जो इससे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो देश बिल्कुल इससे अलग, इससे इतर हो गए हैं। कौन से ऐसे देश हैं जो इससे बहुत नाखुश हैं, जिनको अफसोस है कि वो इसका हिस्सा नहीं है? चलिए हम एक नजर उस पर भी डालते हैं। भारत इसका हिस्सा है। चाइना का एक अलग कॉरिडोर बन रहा था जिसे BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता है चाइना। अब हम आपको वो दिखाते हैं। चाइना से गैर कानूनी तरीके से होते हुए वो जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका हिस्सा होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान होते हुए फिर यूरोप जाने की, तुर्की होते हुए यूरोप जाने की वो बात कर रहा था। रूस के एक हिस्से में उसका कॉरिडोर जाना था। एक उसने सोचा था कि वो ऊपर से मंगोलिया से होते हुए ईरान पहुंचते हुए फिर आगे निकलेगा। ये सब उसकी प्लानिंग थी। लेकिन BRI इससे बिल्कुल अलग हो गया। क्यों? क्योंकि $60 बिलियन चाइना के वेस्ट हो गए। पाकिस्तान में वो कॉरिडोर बन ही नहीं पाया। आतंकवाद की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से कई देश उससे और अलग हो गए, क्योंकि चाइना ने ऐसा दबा दिया उन देशों को, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, मोल्डीव्स हो, चाइना ने दबा दिया उनको आर्थिक कर्ज के तले कि वो भी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। जो भारत वाला इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें भारत हो, UAE हो, सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन हो, इजराइल हो, सब मिलकर पैसा लगा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक इसमें पैसा लगा रहा है। तो इसमें किसी का ज्यादा, किसी का कम पैसा नहीं है। सबको सब पैसा लगाएंगे, सबको लाभ मिलेगा। उसमें केवल चीन पैसा लगा रहा था, इन देशों की जमीन ले रहा था। वो देखिए, वो तुर्की होते हुए जाता, इजराइल को हटा देता, फिर यूरोप जाता। और इसमें अब
चाहे रशिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, तुर्की हो, ईरान हो, ये सभी देश बेहद नाराज हैं। उनको लग रहा है कि उनका तो पूरा का पूरा जो निवेश है वो धरा का धरा रह गया। क्या ये सबसे बड़ी वजह है? एक और वजह, भारत का जो पड़ोसी पाकिस्तान है, चीन को ने उसे अपने झांसे में सीपेक के बड़े बड़े सपने तो दिखाए, लेकिन वो सभी सपने अब चकनाचूर हो रहे हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर तैयार हो जाता तो उनको उससे लाभ होता, इस दूसरे इकोनॉमिक कॉरिडोर से उनको नुकसान है। इस कॉरिडोर से सबसे ज्यादा नुकसान रशिया को तो नहीं, लेकिन अमेरिका के विरोधी खेमे में अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अगर बात करें तो जो बाइडेन इसे गेम चेंजर कह चुके हैं, लेकिन उनके इस गेम चेंजर को आखिर असल में कौन नुकसान पहुंचा रहा है, यह सबसे बड़ा प्रश्न इस समय उभरता है। सुशांत सरीन, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगा, जो बाइडेन का यह बयान कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक वजह हो सकता है और एक महत्वपूर्ण वजह उनकी नजर में कि आखिर क्यों हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया, आप किस रूप में इस बयान को देखते हैं? गौरव, जिस तरीके का हमला हुआ है वो हमला मात्र एक महीने में या चंद हफ्तों में तो तैयार नहीं हुआ होगा। उसकी तैयारी तो कई महीनों से, शायद कुछ वर्षों से चल रही होगी। जिस तरीके का साजो सामान, जिस तरीके की रॉकेट्स को लॉन्च किया गया है, जिस तरीके के टनल्स बनाए गए हैं, आप तो अभी वहां से होकर के आए हैं तो आप बेहतर जानते हैं। तो ये कोई एक हफ्ते में कि सितंबर 9-10 को एक चीज अनाउंस होती है और वो अभी भी उसका एक फ्रेमवर्क बन रहा है, उसके अभी भी टाइम है उसको ऑपरेशनलाइज करने में। लेकिन जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट होती है तो साथ ही साथ एक और चीज हो रही है कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिश्ते जो हैं वो एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और जिससे ईरान, तुर्की और बहुत सारे और मुल्क जो हैं वो काफी हद तक खौफजदा भी हैं और उनको ऐसे लगता है कि ये तो टोटली गेम चेंज हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये जो दोनों चीजें हैं, आईमैक प्रोजेक्ट और ये सऊदी इजराइल का जो रिकंसिलिएशन था, मुझे लगता है कि ये एक ट्रिगर हो सकता है, ये कैटलिस्ट है जिसने ये जो प्लान है इसको कार्यान्वित किया है। जनरल कुलकर्णी, क्या ये आपका भी असेसमेंट है कि भले ही इसकी योजना बन रही थी साल, 1.5 साल से या 2 साल से, लेकिन जैसे ही भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ और यह ऐलान हुआ और अमेरिका ने कहा कि अगले 60 दिनों में एक रोड मैप के साथ सब बैठेंगे, अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, अपने काम के बारे में बात करेंगे, इससे ईरान, चाइना, तुर्की, रूस ये सभी घबरा गए। और क्या इसीलिए ईरान ने ट्रिगर किया हमास को? धन्यवाद गौरव, और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद जिस प्रकार से आपने अपनी जान को जोखिम में डाल करके आज से रिपोर्टिंग की, वाकई काबिल तारीफ। आज मैं सुशांत सरीन साहब से बिल्कुल सहमत हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है इसको थोड़ा वक्त लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इट इज नॉट एन इमीडिएट ट्रिगर जिसे बोलते हैं वो, लेकिन जो सऊदी अरेबिया इजराइल वाला जो कनेक्टिविटी है, वो जो रिश्ते अच्छे होने हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया और ईरान के रिश्तों का जो चीन ने मध्यस्थता की और उसको संभाला, वहां पे अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में कॉरिडोर। लेकिन अगर आप देखें थोड़ा सा 2008, 2012, 2014, 2021 इसी तरीके से रॉकेट से हमले हुए हैं हमास के द्वारा, और इन 4 हमलों में तकरीबन 3,500 फिलिस्तीनी मारे गए। लेटेस्ट जो 2021 में था उसमें तो 2,000 फिलिस्तीनी मारे गए। तो ये जो है ये लगातार हमास से हमले होते आए हैं इजराइल में, और इजराइल भी लगातार हमास को किसी प्रकार से मे बी अपीजमेंट के तरीके से देखे, क्योंकि इनके जो डेली परमिट्स थे वो भी काफी बढ़ गए थे। 3,000 इनके डेली वर्कर परमिट्स 3,000 से 30,000 हो गए थे डेली। तो वो भी एक था कि क्यों। तो मुझे लगता है इस पूरे इलाके में इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल जो है जानता था, और हमास एक आतंकी संगठन है, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से जो सुरंगें बनी है 5, आप यकीन मानिएगा 38 साल गाजा पट्टी में कौन था? इजराइल था। 2005 से निकला है,
1956 से लेकर के 1967 तक तो इंडिया की यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस रहे हैं उधर। 12,000 हमारे सैनिक उधर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 11 ईयर वहां पे यूएन पीस कीपिंग करते हुए गाजा पट्टी के ऊपर। तो ये जो लगातार कार्रवाई हो रही है गाजा पट्टी से, और 2005 के बाद जब इजराइल बाहर आया है उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सुरंगें बनाई हैं, और यही कारण है कि बार बार लोगों को लगता है कि ग्राउंड ऑफेंसिव जो है एयर सुप्रीमेसी में ही जिस प्रकार से इजराइल गाजा को तबाह कर रहा है, चाहे वो एयर हो चाहे आर्टी हो चाहे ड्रोन हो, उसके द्वारा उसी में इजराइल का फायदा है। लेकिन ग्राउंड ऑफेंसिव क्या उसमें डिले हुआ है, उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन बेनी बिन्यामिन, क्योंकि आप इजराइल में हैं, मैं आपसे यह समझना चाहूंगा अमेरिका के राष्ट्रपति का यह बयान कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर हमास के इजराइल पर अटैक के लिए यह कारण हो सकता है, यह उनकी सोच है, उनके पास एविडेंस नहीं है, यह उनकी सोच है। इजराइल में इस पर क्या मानना है? इजराइल में ऐसा मानना नहीं है कि उसके लिए लड़ाई करिए। हमास की लड़ाई हमारे साथ बहुत साल चालू है। 2004 में हम लोग ने हमास को गाजा वापस दिया, और वो टाइम से ही हमास और हमारे बीच चल रही है। उन लोग हर एक 8 महीने में 9 महीने में बॉम्बिंग करते हैं, रॉकेट्स भेजते हैं, और उसके नथिंग टू डू विद व्हाट अमेरिका थिंक्स। दिस इज गोइंग ऑन एंड इट विल बी गो ऑन टिल आई डोंट नो व्हेन। नहीं तो फिर इजराइल की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशंस में देर की क्या वजह है? बेनी बिन्यामिन, आपका इसमें क्या मानना है? क्योंकि आज 20 दिन हो गए हैं 7 अक्टूबर के हमले को, अभी तक ग्राउंड फोर्सेस ने यह बड़ा असॉल्ट शुरू क्यों नहीं किया है? See, actually, I'm not in the army, so I don't know. मेरे को नहीं मालूम काय के लिए उन लोग का डिसीजन ठहरा है। पब्लिक को मांगता है कि हम लोग की आर्मी अंदर जाएंगी और जो कुछ करना है करके वापस आएंगी, बिकॉज वी वांट टू फिनिश द मैटर। बट जो अमेरिका है उनके कुछ दूसरे सोच है, और वो हमारे ऊपर बैठे हैं व्हाट वी कैन डू। एंड ऑल्सो दूसरी भी कंट्रीज है, जैसे फ्रांस, जैसे यूके, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, सबका मानना चाहिए हम लोग को, बिकॉज हम लोग छोटे कंट्री है, हमारे मेजॉरिटी वर्ल्ड में बहुत छोटी है, और उनको भी हम लोग को खुश करना चाहिए, उसके लिए ये चल रहा है। अदरवाइज दर्शन सिंह नागी जी, क्या आपका भी यही मानना है कि अभी यूनाइटेड किंगडम भी कह रहा है कि इसमें थोड़ा पॉज होना चाहिए बॉम्बिंग में, अमेरिका भी ये कह रहा है कि अभी कुछ डिले होना चाहिए? क्या इसकी वजह वो बंधक हैं, 200 से 250 बंधक, पहले उन्हें छुड़ाया जाए फिर ग्राउंड ऑफेंसिव हो? दर्शन सिंह जी, ये कोई इनकी साजिश है ब्रिटेन की और अमेरिका की। ये सब एक बार इकट्ठे बैठ के, जो हमें पता नहीं चलता है, जो पॉलिटिशियन होते हैं, ये बिहाइंड द सीन्स सब तय करते हैं। सो ये क्यों ये रुक रहे हैं, ये अभी तक पूरा पता नहीं है, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ा प्लान है, वरना वो नहीं करते ऐसे। अभी यूके में एक और प्रॉब्लम खड़ा हुआ है कि जितने इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ जो लेबर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लेबर पार्टी भी कंजर्वेटिव, हमारी कंजर्वेटिव पार्टी के साथ उन्होंने वोट किया है कि ये जो हुआ है इजराइल की फेवर में होना चाहिए, और जो हमास ने किया है वो गलत है। तो जितने इस्लामिक यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब अभी कीर स्टार्मर्स को मिल रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि भाई आप इमीडिएटली सीज फायर के लिए ऐलान करवाओ, और वो नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज अ बिग स्प्लिट हियर। और इसी तरह ये जो इस्लामिक देश है, पहले सब तालियां बजा रहे थे जब उनने हमला किया था, जब हमास ने हमला किया था, और अब ये वही मुल्क हैं, वही देश हैं जो अभी कह रहे हैं कि भाई हमें शांति चाहिए, हमें अभी चाहिए कि सीज फायर हो जाए। सो ये अभी अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप क्यों रोक रहे हैं, इसका पूरा पता नहीं। ये थोड़े दिनों में आई थिंक पता चल जाएगा। और वहाँ प्रॉब्लम ये है कि सुरंगें हैं, और वो जो हमास वाले हैं वो सुरंगों में लुके हुए हैं। नहीं, लेकिन आपने ये बड़ी बात की है कि ये जो इस्लामिक मूल के लोग इन देशों में हैं, जो आपके मुताबिक उस समय सेलिब्रेट कर रहे थे और अब एक सीज फायर मांग रहे हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? लेकिन बंधकों की जो बात है सुशांत सरीन, 200 से 250 बंधक, केवल 4 को रिहा किया गया अब तक, 200 से 250 अभी भी हमास के कब्जे में है, संभवतः उन्हीं सुरंगों में है। क्या ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है? और ये जो शैलो रेड्स हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं सुशांत सरीन? यार मेरा मानना यह है कि बंधकों का इशू तो बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल के लिए, उसमें तो मेरे ख्याल कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन बंधक तो पहले दिन से ही थे, जब से इजराइल ने अपना हमला शुरू किया है या अपनी प्रतिक्रिया शुरू की है,
और जंग डिक्लेयर की है, तब से बंधकों का तो इशू पहले दिन से ही है। और मुझे नहीं लगता कि जैसे पहले होता था गौरव के इजराइल अगर बंधक होते थे तो बहुत फूंक फूंक के कदम धरता था। मुझे नहीं लगता कि वो अब इस बार इस ट्रैप में फंस रहे हैं। बंधक इंपॉर्टेंट हैं, बंधकों को छुड़ाना उनकी प्रायोरिटी है, लेकिन वो बंधकों को हॉस्टेज बनने नहीं देंगे इस लिहाज से कि वो जो अपनी कार्रवाई है वो इसलिए नहीं रोकेंगे क्योंकि हमास के पास बंधक हैं। अब हमास अगर चाहे तो कुछ इस टाइप का कुछ कर सकता है कि बंधकों को रिलीज करके कुछ पॉज वगैरह कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर ये 200 लोगों को आपने बंधक बनने दिया, आपने अपना हमला अपना बंद कर दिया, तो फिर जो हमास की तरफ से जो पेशकश होगी वो ये होगी कि आप हमारे सारे के सारे लोगों को रिलीज करें जिसमें खूंखार आतंकवादी हैं, आप उनको रिलीज करें। उनमें वो भी लोग हैं जो अक्टूबर 7 के हमले में मुलव्विस थे, उनकी भी मांग करेंगे वो, और उन्होंने जिन्होंने कत्लेआम किया है उनकी भी मांग करेंगे। तो क्या इजराइल उनको छोड़ सकता है? तो बंधकों का मैक्सिमम ये हो सकता है कि अगर उनको रिलीज किया जाए तो एक पॉज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं कुछ होगा। मुझे नहीं लगता कि दिस इज द प्राइमरी रीजन। क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात यह भी जो कतर से खबर आ रही है, जनरल कुलकर्णी, कतर से खबर आ रही है कि कतर कह रहा है कुछ इंतजार कीजिए, कुछ पॉजिटिव खबर निकल सकती है। तो इसके दो पहलू इजराइल में, और बेनी बिन्यामिन से भी हम ये पूछेंगे कि क्या सिविलियंस को छोड़ दिया जाएगा, केवल जो मिलिट्री सोल्जर्स हैं, आईडीएफ के सोल्जर्स हैं, उनको बंधक बना के रखेंगे, या फिर हमास कह रहा है अगर आप बमबारी बंद कीजिए हम बंधकों को रिहा कर सकते हैं, इजराइल कह रहा है हम तब तक बमबारी करते रहेंगे जब तक तुम बंधकों को रिहा नहीं करोगे। तो इजराइल भी दब नहीं रहा है, इजराइल और दबा रहा है हमास को। आप इसे किस रूप में देखते हैं जनरल कुलकर्णी? गौरव, इसमें कोई शक नहीं, इस बार इजराइल विल नॉट गेट ऑन वीक नीज बिकॉज ऑफ हॉस्टेजेस। इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल दबा करके गाजा पट्टी को बिल्कुल तबाह करके छोड़ेगा। हमास अगर लड़ाई रुकनी है और हमास ने अपने आप को बचाना है तो ये एक ही तरीका है उनके पास, धीरे धीरे करके बंधक छोड़ेंगे जिससे कि प्रेशर जो है वो हमास के ऊपर थोड़ा कम हो जाए। यही एक कारण है। और अगर लड़ाई खत्म करनी है तो मुझे लगता है तुरंत हमास ने अपने उनके 200 या 250 जो हॉस्टेजेस है उनको छोड़ देना चाहिए। लड़ाई तो तुरंत समाप्त हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इजराइल का जो मकसद है, जिस प्रकार से उन्होंने हमास के पीछे लगे हैं और जिस प्रकार से हमास की लीडरशिप को उन्होंने खत्म किया है, इसका साफ उनको मतलब है कि वहां से उनके पास आईज एंड ईयर्स हैं जो काम कर रही हैं, जो बता रही है कि कहां पे हैं और ठीक ठिकाने पे वो मारे जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमास जानता है कि वो अब उसके पीछे इजराइल लग गया है। तो अगर हमास को अपने आप को कुछ भी अपने अस्तित्व को थोड़ा भी रखना है तो उन्होंने कार्रवाई समाप्त करनी है। लेकिन इजराइल जो छोड़ेगा नहीं हमास को, इसमें भी कोई शक नहीं, चाहे वो दूसरे किसी रूप में कल आ जाए ऊपर, लेकिन हमास का पॉलिटिकल, उसका मिलिट्री, उसका डिप्लोमेटिक, उसका फाइनेंशियल सारा का सारा खात्मा होगा। लेकिन इजराइल गाजा में नहीं जाएगा। यही कारण है कि इजराइल अपना ग्राउंड ऑफेंसिव भी रोके हुए है, लेकिन हमास हॉस्टेजेस छोड़ेगा, क्योंकि अब हमास को मालूम है और हिजबुल्लाह का भी मालूम है, जॉर्डन को भी मालूम है कि क्या उसके रिपरकशंस होंगे, वेस्ट बैंक को भी मालूम है क्या रिपरकशंस होंगे। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि अगला अबाउट 96 आवर्स अब वेरी वेरी क्रूशियल, शायद ये अपने हॉस्टेजेस रिलीज कर दे। बेनी बिन्यामिन, क्या आप इस बात से सहमत हैं? एक तरह से ये अस्तित्व की लड़ाई है, एक तरफ हमास का अस्तित्व, दूसरी तरफ इजराइल का अस्तित्व, एग्जिस्टेंशियल वॉर है दोनों के बीच। क्या इजराइल हॉस्टेजेस, बंधकों के प्रश्न पर दब जाएगा, बॉम्बिंग बंद कर देगा, या बॉम्बिंग और तेज करेगा, हमास को दबाएगा कि तुम्हें जिंदा रहना है तो हमारे बंधक रिहा करो? एवरी डे जो एक एक दिन जो चाह रहा है वापस बॉम्बार्डी चालू हुई है और बहुत बुरे तरह से उन लोग को बॉम्बार्ड कर रहे हैं। नॉट ओनली दैट, वी आर फेचिंग द हमास पीपल, जो हमास के जो हेड्स है, हम लोग रोज उन लोग को एक दो करके मार रहे हैं। ये 100%। जो संजय साहब ने बोला वो भी आई एग्री विथ हिम 100%। वी विल इन द एंड ऑफ द डे, जो लास्ट मोमेंट जो रहेगा आफ्टर द बॉम्बार्डिंग, वी विल गो इन, we must go in and clear Hamas from there. Without clearing Hamas, हम लोग वापस नहीं आएंगे, हम लोग वापस एग्री करेंगे नहीं जाने। Also the settlements, 22 settlements we have on the Gaza Strip, they will not come back. That is their condition. उन लोग का कंडीशन है कि
हम लोग को एक हमास उधर रहेगा तो हम लोग वापस नहीं आएंगे हम लोग रहने के लिए, बिकॉज ये सब बर्बादी हो गई है। और ऑफ कोर्स जो बंधक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं उसके अंदर, 40 बच्चे, और 12 बुढ़िया है, और गर्ल्स एंड बॉयज एंड ऑल अदर कंट्री। लेकिन बेरी बेनियामिन, एक प्रश्न और भी है। इजराइल की सेना 2 बार पहले गाजा पट्टी में घुस चुकी है, 2 बार पहले, एक बार 14 दिन के लिए, एक बार 19 दिन के लिए, लेकिन दोनों बार वापस आना पड़ा, सीरियस के कैजुअलिटीज हुई, और हमास को खत्म करने का लक्ष्य, उसका जो एम था आईडीएफ का, वो पहले सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? कैजुअलिटीज बहुत हाई थी, वो भी गोलानी ब्रिगेड जैसी फोर्सेस की। आई एम फ्रॉम द गोलानी ब्रिगेड, आई नो व्हाट इज गोलानी, एंड आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, जो कुछ होएगा अभी ये टाइम, we will not come back. See, if we can defeat 4-5 armies together in 1973 when I was in the war, Yom I Kippur think war. this is, ये तो टेररिज्म है, टेररिज्म को खत्म करना है, और हमारे लिए नहीं करना है, अक्के जग के लिए, अक्के दुनिया के लिए करना है ये, because this terrorism is, they don't have limits. You know, this is not an army. You fight with the army, no problem. जो करते करे, ये कैसे चूहे के जैसे है, बिल में जाके छुपते हैं और फिर बाद में आके मारते हैं। दैट इज ऑफ कोर्स आर्मी, ये बहुत हार्ड है उसको करने के लिए, बट आई एम सो श्योर अभी ये टाइम जितना हम लोग ने अभी सोल्जर्स गैदरिंग किया है, आई थिंक वी आर टिल द एंड, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबॉडी, नॉट हिज। मैं जैन कुलकर्णी और सुशांत सरीन से भी इसका जवाब लूंगा, इनका क्या मिलिट्री असेसमेंट है, लेकिन उससे पहले दर्शन सिंह नागी जी, क्या अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, दुनिया भर के प्रजातंत्र इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे? क्योंकि इजराइल कह रहा है कि यह न केवल इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है, यह असल में प्रजातंत्र के, डेमोक्रेसी के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि अगर हमास जीत गया तो इस्लामिक आतंकवाद पूरे विश्व में बड़े तरीके से फैलेगा, ये और इंकरेज करेगा टेररिज्म को दुनिया भर में। क्या यूके का भी यही असेसमेंट है? देखिए, यहाँ दोनों कंट्रीज में, यूके और अमेरिका दोनों में, जो ज्यूइश लॉबी है पार्लियामेंट में, गवर्नमेंट में, वो बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका को पूरा जो उनका जो फाइनेंस है वो ज्यूज कंट्रोल करते हैं, तो ये कभी भी नहीं हो सकेगा कि वो अमेरिकन गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट जाए। दूसरी चीज, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो पहले लेबर पार्टी का जो लीडर था, उसने ज्यूज के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था, तो ज्यूज ने लॉबी करके उसको हटवा दिया लेबर पार्टी के लीडरशिप में से, और उसके बाद केयर स्टार्मर आए। ये दोनों, ये जो कंट्री है, इजराइल है, ज्यूज लोग हैं, इनका वेस्ट में पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल है। बैंकिंग ले लो, इंडस्ट्री ले लो, साइंस में ले लो, टेक्नोलॉजी में ले लो, दे आर मोर एडवांस देन एनीबॉडी एल्स। सो ये पूरा कंट्रोल रख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि यूके या अमेरिका या कोई यूरोप में कोई भी कंट्री इनसे पीछे हटेगी, ये उनको पूरा सपोर्ट देंगे। और दूसरी चीज जो अभी भाई साहब पहले बोल रहे थे कि हमें चाहिए दुनिया भर में आतंकवाद खत्म हो जी। इनको खत्म करना तो मुश्किल है, लेकिन टाइम लगेगा, और उस जब तक ये खत्म नहीं होगा दुनिया में कहीं भी चैन नहीं आएगा। ठीक, हमें सुशांत सरीन, अमेरिका का यह कहना कि हमको अपनी थार्ड बैटरीज, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स, एडिशनल फोर्सेस, एक्सपीडिशनरी फोर्सेस, उन सबको मिडिल ईस्ट में तैनात करना है। क्या ये जंग केवल इजराइल बनाम हमास नहीं रह जाएगा, ये आग और इस पूरे क्षेत्र में फैलेगी आने वाले समय में, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे? क्या ईरान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और अग्रेसिवली इन्वॉल्व होगा? सुशांत सरीन, गौरव, उसका खतरा तो है, और वो खतरा इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके के बयानात आपके ईरान से भी आ चुके हैं, और फिर रूस और चीन और बाकी लोगों के भी कुछ हरकत ऐसी हो चुकी है कि उससे महसूस होता है कि ये दायरा इसका फैल सकता है। उसके ऊपर फिर ये है इशू के बहुत सारे ऐसे गुट हैं जो कि ईरान के साथ जुड़े हुए भी हैं, लेकिन ईरान की पूरी तरीके से ईरान की इंस्ट्रक्शंस में नहीं चलते। जैसे जो इराक में जो बहुत सारे दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो पूरी तरीके से ईरान के साथ उनकी अलायंस भी है, लेकिन वो
ईरान के हुक्म पे नहीं चलते, वो अपनी भी एजेंसी रखते हैं। तो अगर उस टाइप के ग्रुप या हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप जो ईरान, उनका भी वही वाला है, और ये टेररिस्ट ग्रुप्स तो है लेकिन ये पैरास्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इनको आप मात्र ये कह करके कि ये तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत डेथ कल्ट टाइप के लोग हैं। अगर वो कुछ हमला करते हैं अमेरिकी फोर्सेस के ऊपर, कोई रॉकेट्स वगैरह फायर करते हैं, रॉकेट्स को तो वो फिर भी संभाल लेंगे, लेकिन अगर ईरान से कोई मिसाइल्स फायर होती हैं या तो अपना इजराइल के ऊपर या अमेरिकी अड्डों के ऊपर या अमेरिकी युद्ध पोत के ऊपर, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटीज हैं और हुजी जो मिलिशिया है यमन में, उनके पास भी ये कैपेबिलिटीज बहुत सारी हैं। अगर वो इस टाइप का हरकत करते हैं तो फिर अमेरिका हैज टू बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि हम अमेरिका को भी टारगेट करेंगे, और फिर अमेरिका उनका क्या हशर करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन अमेरिका पहले अपने आप को तो डिफेंड करेगा ना, अपनी तो सुरक्षा पहले निर्धारित करेगा, क्योंकि अमेरिका पर ईरान और इन सब का क्या हशर करेगा वो तो फिर उनको अल्लाह ही बचा सकता है, और तो नहीं कोई बचाएगा उनको। क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स पर बड़े हमले हो भी रहे हैं, चाहे सीरिया की आप बात कीजिए या इराक की बात कीजिए। जनरल कुलकर्णी, छोटे लेवल के रॉकेट अटैक्स हुए हैं, 20-25 घायल उनके सिपाही हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है ये केवल ड्रेस रिहर्सल है, ये केवल ट्रेलर है। अभी छोटे रॉकेट अटैक्स, कामिकाजी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले समय में अगर अमेरिका का रिस्पॉन्स बहुत हार्ड नहीं हुआ तो और बड़े अटैक्स भी हो सकते हैं अमेरिकन सोल्जर्स पर। क्या इसीलिए अमेरिका एक हफ्ते का समय और मांग रहा है कि उसकी थर्ड बैटरीज और पेट्रियट सिस्टम्स यहां पर आ जाए, ताकि अमेरिकन बेसिस की भी सुरक्षा हो सके और इजराइल की भी बेहतरीन सुरक्षा हो सके? गौरव, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जनरल कुलकर्णी। गौरव, इसमें कोई शक नहीं कि जिस प्रकार से प्रिपरेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, और ये मुझे नहीं लगता, ये मेरा असेसमेंट है कि दायरा बढ़ेगा, दायरा वहीं रहेगा, लेकिन जिस प्रकार से डिप्लॉयमेंट हो रहा है, यकीन किया जा रहा है कि कम से कम अगले 5 दशक तक किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस्लाम इज इन द हार्ट ऑफ द वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स। और उससे बचने के लिए अगर कोई सोचता है कि यहूदियों का जो अस्तित्व है मिटा दिया जाएगा, जो कि हर हमेशा हमास या हिजबुल्लाह का रहा है, इसके बाद मुझे नहीं लगता उठेंगे। इट्स अ डू और डाई सिचुएशन, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और यही कारण है कि इजराइल पूरी तैयारी के साथ, अमेरिका पूरी तैयारी के साथ, और एक तरीके से ये मैसेजिंग है वेस्ट एशिया के अंदर और पूरे विश्व में, चाहे वो चाइना को हो, चाहे वो रशिया को हो या किसी को, ये इस तरह की जो दखलंदाजी, इस प्रकार से जो अगर आतंकवाद को कोई भी साथ देता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, आप समझ सकते हैं कि उसका इंजाम क्या होगा। और वो गाजा पट्टी के ऊपर एक साफ, मुझे नहीं लगता है कहीं पर भी इस तरीके से इतना ज्यादा नुकसान कहीं पर पहुंचा होगा जितना गाजा पट्टी के ऊपर पिछले 19 दिनों में हुआ है। लेकिन बेनी बिन्यामिन, क्या आपका भी असेसमेंट है जो जनरल कुलकर्णी का है कि इजराइल के लिए, यहूदियों के लिए ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई चल रही है? एक तरह से अगर यहूदी इसमें हमास से दब गए या पुल बैक किया तो वो खत्म हो जाएंगे और हर तरफ से हमला शुरू हो जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए ये उनकी एग्जिस्टेंशियल वॉर है। क्या आप इसे इसी रूप में देखते हैं बेनी बिन्यामिन? नहीं, हम लोग ऐसे नहीं देख रहे हैं। हम लोग ऐसे देख रहे हैं क्या, वी नो द पैलेस्टीनियंस, आई डोंट से दैट दे डोंट हैव राइट्स टू स्टे हियर। हम लोग यहूदी लोग के ये बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इजराइल और हमास, बिकॉज इजराइल में भी 25% वी हैव अरब्स, डोंट फॉरगेट दैट, वी हैव 25%, 25% हमारे इधर में अरब है, तो उन लोग भी हमारे। एक बड़ी खबर इस समय खान यूनिस से आ रही है, यानी ये फिलिस्तीन के इलाके से, गाजा पट्टी के इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने हमास के एक और आतंकवादी को एक सर्जिकल स्ट्राइक में ढेर किया। हमास का दावा, इजराइल का दावा, हमास का कमांडर हसन अल अब्दुल्ला मारा गया है। यह उत्तरी खान यूनिस इलाके में एक सर्जिकल स्ट्राइक में, पीजीएम प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन अटैक में मारा गया है। रॉकेट लॉन्चिंग साइट पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है और इस हमले में हमास का एक बड़ा कमांडर मारा गया है। सुशांत सरीन, क्या इजराइल ने जो बाकायदा एक पूरी लिस्ट बनाई है, याया सिनवार से लेकर
हमास के ग्राउंड कमांडर्स, एंटी टैंक यूनिट कमांडर, नेवल कमांडर, रॉकेट लॉन्चर कमांडर, रॉकेट लॉन्च साइट, उन सभी को एक लिस्ट बनाकर इजराइल टिक कर रहा है किस किस को मार दिया। क्या आप इसी रूप में देख रहे हैं इस ऑपरेशन को? नहीं, देखिए, ये जो गौरव, इसको जो डिकैपिटेशन ऑपरेशंस है, ये तो अपनी जगह बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे इनको डिकैपिटेट करते रहते हैं, लीडरशिप को हटाते रहते हैं, तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स चरमराना शुरू हो जाता है और फिर बाकी सबको पकड़ के मारना ज्यादा आसान हो जाता है। तो वो तो मेरे ख्याल लाजमी है कि वो आप करेंगे, लेकिन आप केवल जो टॉप लेवल की लीडरशिप है या मिड लेवल की लीडरशिप है उसको हटा करके आप संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जब तक आप इनको टोटली एलिमिनेट नहीं करते, इनके सबको आप मार के खत्म नहीं करते, ये ऐसे राक्षस हैं कि ये दोबारा से किसी और रूप में जन्म लेंगे। तो आपको इस राक्षसों को टोटली इनका बीज नाश करना पड़ेगा अगर आप इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं। लेकिन ये जो बीज जो आप नाश कर भी देंगे और इनके जो बाकी जो लीडर तुर्की वुर्की में बैठ के अयाशियां कर रहे हैं उनको आप मार भी देंगे, फिर भी वो जो फलसफा है, वो जो आइडियोलॉजी है जो इसको चलाती है, उसका क्या करेंगे? और वो आइडियोलॉजी वो सिर्फ ईरान के लिए खतरा नहीं है, वो भारत के लिए भी खतरा है, वो अमेरिका और यूरोप के लिए भी खतरा है, वो ब्रिटेन के लिए भी खतरा है, वो रूस के लिए भी खतरा है और वो चीन के लिए भी खतरा है। अब वो खतरा माने ना माने वो उनकी मर्जी है, लेकिन ये खतरा तो सबके लिए है। ये इंडोनेशिया के लिए खतरा है, ये सारे जो सभ्य देश हैं उनके लिए ये जो फलसफा है, ये जो जिहादी आइडियोलॉजी है, ये सबके लिए खतरा है। उसके ऊपर आज तक किसी ने कोई कदम ही नहीं उठाया। और क्या ये समय, ये जो इतना बड़ा आतंकी हमला इजराइल पर हुआ है, ये उस टेरर आइडियोलॉजी को खत्म करने की रणनीति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़नी चाहिए? जयंत कुलकर्णी, आपका आखिरी 1 मिनट में ग्राउंड असेसमेंट, क्या ग्राउंड फोर्सेस को कमिट करना जरूरी है या अभी इसी तरह एयर स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स होनी चाहिए और वाइडर कोएलिशन बनाने की जरूरत है, जैसा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का कहना है, वाइडर कोएलिशन अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हमास? आपकी दृष्टि में क्या होना चाहिए? बिल्कुल गौरव, दे डोंट डिनाई द फैक्ट वाइडर कोएलिशन ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जबरदस्त 500 किलोमीटर के आसपास सुरंगें बनी हुई हैं। अगर हम हमास का खात्मा, ठीक, हम एक बार फिर आपसे संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। ये तस्वीरें हम आपको उत्तरी खान यूनिस इलाके की दिखा रहे हैं, गाजा पट्टी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो इलाका है जहां हमास के आतंकवादियों ने किसी मस्जिद के नीचे, किसी स्कूल के नीचे, किसी लाइब्रेरी के नीचे सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जहां से लगातार बाकायदा ऑपरेशंस वो करते हैं इजराइल की सेना और सिविलियंस के खिलाफ।